हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जी के शशि सिराना पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है रीट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और क्लास 10th से हमारा जो टॉपिक रीट के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है साइंस मैथ के लिए, वो है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को साथियों, प्रायिकता का जो क्वेश्चन आता है वो ये कह देता है एक बॉक्स में, जैसे एक बॉक्स है, एक बॉक्स में लाल और हरे रंग की कुछ गेंदे हैं, लाल हरे या नीले रंग की कुछ गेंदे हैं। तो उसी तरह मैंने बॉक्स में कुछ गेंदें ली हुई हैं, तो इन गेंदों के आधार पर मैंने प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही वो एक सिक्का उछालने पर या दो सिक्के उछालने पर, कई बार एक सिक्का दे देता है, कई बार दो सिक्के दे देता है, तो इसलिए मैंने एक सिक्के का यूज़ करना होगा तो एक सिक्के का यूज़ करेंगे हम, दो सिक्के का यूज़ करना होगा दो सिक्के का। तो साथियों, हर क्वेश्चन को मैं आपको क्रियाविधि सहित करके दिखाऊंगा कि वो क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से आपने सोल्व करना है। एक पूरा हम एक्टिविटी करेंगे, इसमें जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी डेफिनेशन होगी, पूरी एक्टिविटी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा मैं। ऐसे ही ताश की गड्डी से क्वेश्चन आता है, तो मैंने एक ताश की गड्डी ली हुई है। ऐसे ही क्यूब से क्वेश्चन आता है, डाइस से क्वेश्चन आता है। एक डाइस भी दे देता है, दो डाइस भी दे देता है, तो अगर एक डाइस देता है तो हम एक का यूज़ करेंगे, दो डाइस देता है तो हम दो डाइस का यूज़ कर लेंगे। तो हर कंडीशन को मैं क्रियाविधि सहित समझाने का प्रयास करूंगा। और यदि आपको वीडियो समझ आए, क्वेश्चन क्लियर हो, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि मेरा एक ही टारगेट है कि आपकी जो क्रैमिंग है, जो रट्टे की आदत है, उसको ख़त्म करना, उसको समाप्त करना ही मेरा पहला टारगेट है। अगर वो हमारी ख़त्म हो जाती है तो फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें याद ना हो, जो हमें समझ ना आए। तो मैं अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू मटेरियल अवेलेबल करवाया जा रहा है। और भविष्य में भी आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, उसका रेगुलर मटेरियल जो है मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता रहेगा। तो साथियों, मूव करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक प्रायिकता की ओर। सबसे पहले प्रायिकता है क्या? कोई भी जो घटना है उसके होने की निश्चितता या अनिश्चितता। जैसे घटना देखो, जैसे मेरे पास एक सिक्का है, कॉइन है। अब घटना क्या है? सिक्के को उछालना एक घटना है, सिक्के को उछालना एक घटना है। और उस सिक्के को उछालने पर क्या होगा? हेड या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये जो सूचनाएं होंगी सिक्के को उछालने पर, यानी घटना के घटित होने पर जो भी सूचनाएं मिलेंगी हेड या टेल आने की, उसको परिणामों के रूप में, अंकों के रूप में, संख्याओं के रूप में व्यक्त करने का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत है प्रायिकता। क्लियर? किसी भी घटना के घटित होने पर जितनी भी संभव परिस्थितियां हो सकें, उन परिस्थितियों को संख्याओं के रूप में व्यक्त करना प्रायिकता कहलाता है। अब प्रायिकता से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे जैसे वो परिभाषाएं क्लियर होती जाएंगी आपको कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर होते जाएंगे। तो अब मूव करते हैं हम डेफिनेशन की ओर। तो सबसे पहले मैं फिर बता दूं आपको, हर क्वेश्चन को मैं आपको क्रियाविधि से क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी विद्यार्थी इसका बेनिफिट ले सके। तो मूव करते हैं हमारे आज के टॉपिक प्रायिकता प्रोबेबिलिटी की ओर। तो जिसमें सबसे पहली बात आती है यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग। तो एक बार मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, फिर जैसे जैसे डेफिनेशन आती जाएगी उसके माध्यम से मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा। जिस भी चीज़ का यूज़ करना होगा हम उस चीज़ का यूज़ कर लेंगे बराबर में। तो सबसे पहले बात आती है यादृच्छिक प्रयोग की। यादृच्छिक प्रयोग क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग क्या है? ऐसा प्रयोग जिसके सभी संभव परिणाम जो है हमें पहले से पता है। भाई क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हमें पहले से पता है, परिणाम हमें पहले से पता है। भाई परिणाम आना क्या है, परिणाम पहले से पता है, पर उसका निश्चित
अंदाज़ा नहीं लगा सकते, अनुमान नहीं लगा सकते, उसका निश्चित अनुमान या अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। परिणाम तो पता है पर हम पहले से उसको कन्फर्म नहीं कर सकते भाई रिजल्ट यही आएगा। तो परिणाम हमें पहले से पता हो पर उसका निश्चित अनुमान या हम कह दें अंदाज़ा न लगाया जा सके तो ऐसे प्रयोग को हम यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। अंदाज़ा न लगाया जा सके तो ऐसे प्रयोग को हम यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। यानी परिणाम हमें पहले से पता है पर उस परिणाम के बारे में हम निश्चित अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे देखो ये सिक्का है, अब मैं एक प्रयोग करूँगा, इस सिक्के को उछालूँगा तो ये तो मेरे को पता है परिणाम भी, या तो टेल आएगा और या हेड आएगा या टेल आएगा। ये तो कन्फर्म है कि या हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन क्या आएगा इसका हम पहले से इसको कन्फर्म नहीं कर सकते कि दोनों में से आएगा क्या। परिणाम हमें पता है क्या कि या हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हेड ही आएगा इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते या टेल ही आएगा इसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। यानी एक सिक्के को मैं उछालूं तो परिणाम उसका पता है मेरे को कि हेड या टेल में से एक आना है, पर कौन सा आना है वो हम कन्फर्म नहीं कर सकते, उसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जो होता है वो यादृच्छिक प्रयोग या रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। क्लियर। अब इसी से संबंधित ये जो एक्सपेरिमेंट है ये रैंडम एक्सपेरिमेंट था, इसी से संबंधित आता है अभिप्रयोग व घटना। अभिप्रयोग व घटना। अभिप्रयोग व घटना, ट्रायल एंड इवेंट। ट्रायल एंड इवेंट बोला जाता है इसको, ट्रायल एंड इवेंट, अभिप्रयोग व घटना। अभिप्रयोग या घटना क्या है? किसी भी संदर्भ का कोई प्रयोग जिसके कई संभावित परिणामों में से एक परिणाम अवश्य आता है। जितने भी संभावित परिणाम हैं उसमें से एक परिणाम अवश्य आएगा तो उस प्रयोग को हम अभिप्रयोग कहते हैं। जितने भी संभव परिणाम हो उसमें से एक आए तो अभिप्रयोग क्या है? किसी भी संदर्भ का कोई प्रयोग जिसके कई संभावित परिणाम होते हैं और उनमें से एक परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। जैसे आप देखो ये क्यूब है, अब मैं इसे फेंकूं मान लो इस क्यूब को, तो इसके टोटल 6 संभावित परिणाम हैं। 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। पर एक आए, कोई भी एक चीज़ आएगी। जैसे मैं इसे फेंकूं तो ऐसा नहीं होगा कि इनमें से कुछ भी ना आए। क्लियर। तो जितने भी संभावित परिणाम हों उनमें से कोई ना कोई परिणाम हमें अवश्य प्राप्त हो तो उसे हम बोलते हैं अभिप्रयोग। अभिप्रयोग। तो अभिप्रयोग क्या है? ऐसा प्रयोग जिसके कई संभावित परिणाम होते हैं, जिसके कई संभावित परिणाम होते हैं और उनमें से एक परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। उनमें से एक परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। ऐसा प्रयोग जिसके कई संभावित परिणाम होते हैं और उनमें से एक परिणाम अवश्य प्राप्त होता है तो ऐसे प्रयोग को हम अभिप्रयोग कहते हैं। तो ऐसे प्रयोग को क्या कहते हैं? अभिप्रयोग। अभिप्रयोग। और उसकी जितने भी संभावित परिणाम हैं वो होती है घटनाएं। सभी एक परिणाम अवश्य प्राप्त होगा ही होगा और जितने भी संभावित परिणाम होंगे उन्हें हम घटनाएं कहते हैं।
और घटना क्या है, सभी संभावित परिणाम जो होते हैं, इसके संभावित परिणाम जो होते हैं वो कहलाती है घटना, वो कहलाती है घटना। जैसे पासे को उछालना एक अभिप्रयोग है, क्योंकि उसमें एक कोई भी कुछ भी आए चाहे वो अवश्य अंक आएगा। क्लियर, पासे को उछालना एक अभिप्रयोग है, यानी हमने एक ऐसा प्रयोग करना है जिसके कई संभावित परिणाम हो और उसमें से एक परिणाम आए तो वो जो प्रयोग होता है उसे हम अभिप्रयोग कहते हैं। तो हमने अभिप्रयोग क्या किया, पासा उछाला, तो पासे को उछालना अभिप्रयोग है। पासे को उछालना क्या है, अभिप्रयोग। पासे को उछालना अभिप्रयोग है और इसमें 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का या 6 का आना घटना है। संभावित परिणाम जो होता है वो तो होता है घटना, और वो जो प्रयोग हम कर रहे हैं वो होता है अभिप्रयोग। क्लियर, ऐसे ही सिक्के को उछालना एक अभिप्रयोग है, सिक्के को उछालना एक अभिप्रयोग है, और हेड या टेल का आना घटना है। सिक्के को उछालना अभिप्रयोग है, सिक्के को उछालना अभिप्रयोग है, और उसमें हेड का या टेल का आना घटना है, हेड या टेल आना घटना है। अब आता है सरल घटना। अब घटना अपने को पता लग गया भाई, हेड या टेल आना घटना है। अब आता है सरल घटना। सरल घटना क्या है, देखो सरल घटना सरल घटना, सिंपल इवेंट बोलते हैं इसको। सरल घटना, सिंपल इवेंट। हमने क्या किया, ट्रायल किया, अभिप्रयोग किया। जैसे हमने पासे को फेंका, तो सरल घटना क्या होगी, पासे को फेंकना एक सरल घटना है, क्योंकि इसमें एक समय में, ऐसी घटना जिसमें एक समय में एक ही परिणाम, यानी अगर किसी अभिप्रयोग में, हम कहते किसी भी अभिप्रयोग में एक समय में एक ही परिणाम आता हो, एक समय में एक ही परिणाम आता हो, या एक ही घटना, परिणाम क्या है, संभावित परिणाम क्या है, घटना ही है। तो ऐसा अभिप्रयोग जिसमें एक समय में एक ही परिणाम आता हो, यानी एक ही घटना घटित होती हो, तो उस घटना को हम सरल घटना कहते हैं। ऐसा अभिप्रयोग जिसमें एक समय में एक ही परिणाम आता हो, यानी एक ही घटना घटित होती हो, उसे हम सरल घटना कहते हैं। जैसे मैं पासे को फेंकूं, 2 भी आ जाए और 4 भी आ जाए, क्या ये संभव हो सकता है क्या भाई? इस पासे को मैं फेंकूं, अब अपने कहते 2 भी आ गया और 4 भी आ गया, तो ये नहीं हो सकता। एक ही घटना घटित उससे, चाहे 4 आए, चाहे 2 आए, चाहे 5 आए, तो ऐसी घटना को हम सरल घटना कहते हैं। तो किसी अभिप्रयोग में यदि एक समय में एक ही परिणाम आता हो, एक ही घटना घटित होती हो, तो उस घटना को हम सरल घटना कहते हैं। जैसे पासे को फेंकना, उस पासे को फेंकने पर 1 का आना या 2 का आना या 3 का आना, वो एक सरल घटना है। क्लियर, ऐसे ही सिक्के को फेंकने पर एक ही परिणाम आएगा, चाहे हेड आए चाहे टेल आए, सरल घटना है। ऐसे ही बॉक्स में से, एक बॉक्स में लाल और हरी गेंदें हैं, इनमें से मैं बिना देखे कोई गेंद निकाल लूँ, तो एक ही गेंद निकालनी है, तो या तो वो गेंद हरी आएगी या वो गेंद लाल आएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो गेंद लाल भी आ जाए और हरी भी आ जाए। क्लियर, तो ये भी एक सरल घटना है। एक बॉक्स के अंदर मान लो कुछ लाल रंग की गेंदें हैं, कुछ हरे रंग की गेंदें हैं, उनमें से एक गेंद निकालना एक सरल घटना है, क्योंकि जब एक गेंद निकाल लूँगा तो फिर एक ही घटना घटित होगी, चाहे वो गेंद लाल आ जाए चाहे वो गेंद हरी आ जाए। ये नहीं हो सकता कि वो गेंद लाल भी आ गई और वो गेंद हरी भी आ गई, ऐसा संभव नहीं है। तो एक अभिप्रयोग में
एक अभिप्रयोग के अंदर यदि एक ही घटना घटित होती हो, यानी एक ही परिणाम आता हो, तो ऐसी घटना को हम सरल घटना कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां। निशेष घटनाएं, निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां। निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां। निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां क्या होती है? सभी संभावित परिणाम, सभी किसी भी अभिप्रयोग के सभी संभावित परिणाम जो होते हैं उन्हें हम कुल स्थितियां या निशेष घटनाएं कहते हैं। सभी संभावित परिणामों को, सभी संभावित परिणाम, एक अभिप्रयोग के सभी संभावित परिणाम जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां। जैसे एक सिक्के में दो निशेष घटनाएं हो सकती हैं, यानी एक सिक्के में अभिप्रयोग अगर करें, अपने सिक्के को उछालना एक अभिप्रयोग है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें दो ही संभावित परिणाम हो सकते हैं, कुल संभावित परिणाम दो ही हो सकते हैं, चाहे हेड आए चाहे टेल आए। क्लियर? हेड आए चाहे हेड आए चाहे टेल आए। तो सभी जो स्थितियां हैं, कुल स्थितियां जो हैं वो होती है निशेष परिणाम। जैसे सिक्के में, सिक्के के अंदर सिक्के को उछालने वाले अभिप्रयोग में दो निशेष घटनाएं होती हैं, हेड या टेल आना। सिक्के को जब उछालते हैं तो दो निशेष घटनाएं होती हैं, यानी सिक्के को उछालने पर कुल स्थितियां कितनी हो सकती हैं? दो हो सकती हैं, हेड या फिर टेल, दोनों दो स्थितियां हो सकती हैं। ऐसे ही पासे को फेंकने पर 6 स्थितियां हो सकती हैं, 6 संभावित परिणाम हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। पासे को फेंकने पर 6 संभावित परिणाम हो सकते हैं और सिक्के को उछालने पर 2 संभावित परिणाम हो सकते हैं। तो सिक्के को उछालने की निशेष स्थितियां या निशेष घटनाएं कितनी है? 2। पासे को फेंकने की निशेष घटनाएं कितनी है? 6। तो जो कुल स्थितियां होती हैं उन्हें हम निशेष घटनाएं कहते हैं, या सभी संभावित परिणामों को निशेष घटनाएं कहते हैं। अब अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं क्या है? देखो, अनुकूल घटनाएं, उसके बाद अगली डेफिनेशन आती है अनुकूल घटनाएं। या अनुकूल स्थितियां भी कह सकते हैं, अनुकूल घटनाएं कह दो चाहे अनुकूल स्थितियां कह दो। फेवरेबल इवेंट और केसेस, इसको तो बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस या एग्जॉस्टिव केसेस, एग्जॉस्टिव केसेस। और ये अनुकूल घटनाएं होती है फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस और फेवरेबल इवेंट। अनुकूल घटनाएं क्या है? किसी भी अभिप्रयोग के अंदर, किसी भी अभिप्रयोग के अंदर, किसी अभिप्रयोग में एक विशेष घटना, एक विशेष घटना की अनुकूल स्थितियां, एक विशेष घटना की अनुकूल स्थितियां जो उन परिणामों में प्राप्त होती हैं, या जो उन परिणामों की संख्या है जो उस घटना में प्राप्त होते हैं, जो उस घटना में प्राप्त होते हैं। किसी भी प्रयोग में एक विशेष घटना की अनुकूल स्थितियां उन परिणामों की संख्या जो उस घटना में प्राप्त होते हैं। जैसे मैं कह दूं पासे को उछालना है, पासे को उछालना है, तो इसमें निशेष घटनाएं कितनी है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। निशेष घटनाएं तो है 6। सम अंक आने की घटनाएं कितनी है? सम अंक आने की घटनाएं कितनी है? तो सम अंक कौन सा है? 2 सम है,
4 सम है और 6 सम है। तो यानी अनुकूल घटनाएं जो है, सम अंक आने की जो घटनाएं हैं वो अनुकूल घटनाएं हैं। जैसे मैंने कहा, एक पासे को उछालने पर, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की कितनी संभावित स्थितियां हैं, सम अंक आने की कितनी संभावित स्थितियां हैं या अनुकूल स्थितियां हैं। क्लियर। तो किसी भी अभिप्रयोग में पासे को फेंकना एक अभिप्रयोग है। एक विशेष घटना की अनुकूल स्थितियां यानी सम अंक आने की अनुकूल स्थितियां जो उन परिणामों की संख्या है जो उस घटना में प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने कहा, एक विशेष किसी भी प्रयोग में यानी पासे को फेंकना अभिप्रयोग हो गया। एक विशेष घटना यानी सम अंक आना की अनुकूल स्थितियां जो उन परिणामों की संख्या, जैसे सम अंक आने की स्थितियां कितनी है, 3, तो उन परिणामों की संख्या कितनी है, 3 बार सम अंक आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये अनुकूल घटनाओं की संख्या जो है, पासे को फेंकने पर सम का आना, पासे को फेंकने पर सम अंक आना, तो कितनी बार सम अंक आ सकता है, 3 संभावित स्थितियां हैं, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो अनुकूल घटनाएं जो है वो 3 हैं। उसके बाद स्वतंत्र या आश्रित घटनाएं। स्वतंत्र व आश्रित घटनाएं, एक होती है स्वतंत्र घटना और एक होती है आश्रित घटना। स्वतंत्र घटना क्या है, देखो, स्वतंत्र घटना दो या दो से अधिक घटनाएं, स्वतंत्र घटना को पहले डिस्कस कर रहे हैं हम। स्वतंत्र आप समझते हो, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं है। स्वतंत्र घटना यानी जो दूसरे पर डिपेंड नहीं है, दूसरे पर निर्भर नहीं करती, वो स्वतंत्र घटना होती है। तो एक ऐसी घटना जिसके घटित होने का प्रभाव अन्य घटनाओं पर ना पड़े। यानी अगर कोई घटना घटित हो जाए तो उसका प्रभाव अन्य घटनाओं पर न पड़े, तो उस घटना को हम स्वतंत्र घटना कहते हैं। ऐसी घटना जिसके घटित होने का जो प्रभाव है वो अन्य घटनाओं पर नहीं पड़ता, तो उसे स्वतंत्र घटना कहते हैं। जैसे एक पासे को फेंका, मान लो 4 आ गया, एक पासे को फेंकने पर 4 आ गया। अब इस सिक्के को उछालूं तो क्या हेड आएगा क्या? इस सिक्के को उछालूं तो क्या, इस एक पासे को फेंका तो कितना आया, 4। अब सिक्के को उछालूं तो क्या हेड आएगा क्या? तो यानी इस पासे को फेंकने का जो प्रभाव है वो सिक्के को उछालने को प्रभावित नहीं कर रहा। ये नहीं कि इसमें 4 आ गया तो अब इसमें हेड ही आएगा। तो इसको फेंकने का जो प्रभाव है वो इसको किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर रहा। अतः ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्लियर। ऐसी घटना जिसके घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं पड़ता, तो ऐसी घटना को स्वतंत्र घटना कहते हैं। जैसे पासे को फेंकने पर 4 आ गया, तो अब इसका 4 का आना सिक्के को उछालने को कहीं भी प्रभावित नहीं करेगा। ये नहीं कि अब सिक्के को उछालूंगा तो हेड आएगा। तो यानी पासे को फेंकने पर जो परिणाम आया है, जो घटना घटित हुई है, वो दूसरी घटना को प्रभावित नहीं कर रही। तो ऐसी घटना जो होती है वो स्वतंत्र घटना कहलाती है। उसके बाद एक आती है आश्रित घटना। आश्रित आप समझते हैं, जो दूसरी पर डिपेंड है, यानी एक का जो प्रभाव है वो दूसरी पर पड़ेगा। आश्रित घटना ऐसी घटना जो अगर घटित हो जाए तो उसका प्रभाव दूसरी घटना पर भी पड़े। ऐसी घटना जिसके घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर पड़े।
ऐसी घटना जिसके घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर पड़े तो ऐसी घटना को हम आश्रित घटना कहते हैं। जैसे ये मान लो मेरे पास एक बॉक्स में 6 बोले हैं, क्लियर, बिना देखे मैं बॉल निकाल रहा हूँ। तो अभी लाल बोले कितनी दिख रही हैं, 3, हरी भी कितनी दिख रही हैं, 3, लाल बोले कितनी दिख रही हैं, 3, हरी भी कितनी दिख रही है, 3। अब हरी बॉल को निकाल लूँ तो बिना देखे बॉल निकालनी है तो हरी बॉल और लाल बॉल के बाहर आने की संभावना बिल्कुल बराबर है। देखो 3 ही लाल बोले हैं, 3 ही हरी बोले हैं। बिना देखे मैं कोई भी बॉल निकालता हूँ तो हो सकता है वो बॉल लाल है या हो सकता है वो बॉल हरी है, बिल्कुल बराबर संभावना है क्योंकि इनकी संख्या बराबर है। तो बराबर संभावना है हरी आने की भी और लाल आने की भी। अब सपोज कि लाल बाहर आ गई, लाल बाहर आ गई तो एक घटना घटित हो गई कि लाल बॉल को हमने बाहर निकाल लिया। अब मैं फिर एक बॉल निकालूं, अब हरी बॉल आने की संभावना, हरी बॉल बाहर आने की संभावना ज़्यादा हो गई क्योंकि अंदर हरी बॉलों की संख्या ज़्यादा हो गई है, लाल बॉलों की संख्या कम हो गई है। इसलिए अतः अब बाहर अगर मैं निकाल रहा हूँ, हरी बॉल आने की संभावना ज़्यादा है लाल बॉल की तुलना में, क्लियर। तो लाल बॉल का बाहर आना अगली बॉल के बाहर आने को प्रभावित कर रहा है। पहले तो क्या था, बिल्कुल बराबर संभावना थी, दोनों में से कोई भी बॉल, चाहे लाल बॉल बाहर आती चाहे हरी बॉल बाहर आती, बिल्कुल बराबर संभावना थी। बाई चांस वो लाल बॉल बाहर निकल गई तो अगली बार जो घटना घटित होगी, इसी घटना को अगर मैं अगली बार रिपीट करूं तो हरी बॉल के बाहर आने की संभावना ज़्यादा हो गई, यानी लाल बॉल का बाहर आना अगली घटना को प्रभावित कर रहा है। तो ये घटना होती है आश्रित घटना। तो एक घटना अगर घटित हो जाए और उसका प्रभाव जो है वो फिर दूसरी घटना पर भी पड़े तो उस घटना को हम आश्रित घटना कहते हैं। उसके बाद आता है अपवर्जी घटनाएं या असंयुक्त घटनाएं। अपवर्जी घटनाएं या असंयुक्त घटनाएं, असंयुक्त समझते हो जो जुड़ी हुई नहीं है एक दूसरे से। अपवर्जी घटनाएं या असंयुक्त घटनाएं इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, परस्पर अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी या हम कह दें असंयुक्त घटनाएं। परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं, परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं, जो एक साथ घटित नहीं हो सकती। असंयुक्त समझते हैं जो जुड़ी हुई नहीं है, यानी जो एक साथ घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। जो एक साथ घटित न हो सकें, जो एक साथ घटित न हो सकें तो ऐसी घटनाओं को हम परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं कहते हैं। जैसे सिक्के को उछालने पर हेड और टेल का आना एक साथ संभव नहीं है, एक साथ घटित नहीं हो सकता ये, तो ये अपवर्जी घटनाएं हैं। सिक्के को उछालने पर हेड व टेल दोनों का आना अपवर्जी घटनाएं हैं, ये एक साथ घटित नहीं हो सकती। यानी अगर एक घटना घटित हो जाती है तो दूसरी घटनाएं घटित नहीं हो सकती। यानी हेड आ जाता है तो टेल नहीं आ सकता, टेल आ जाता है तो हेड नहीं आ सकता, क्लियर। तो ये दोनों एक साथ घटित नहीं हो सकती, अतः ये होती है अपवर्जी घटनाएं या असंयुक्त घटनाएं। अब आता है समप्रायिक घटनाएं। समप्रायिक यानी जिनकी प्रायिकता सेम है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। समप्रायिक घटनाएं जिनकी प्रायिकता सेम है, समप्रायिक। समप्रायिक घटनाएं जिनकी प्रायिकता सेम है, यानी घटित होने की संभावना सेम है। समप्रायिक घटनाएं जिनके घटित होने की संभावना समान हो, घटित होने की समान संभावना हो, घटित होने की समान संभावना हो। जैसे देखो इन बोलों वाले से ही देख लो, जैसे ये बोले हैं, इसमें इस बॉक्स में 3 हरी बोले दिख रही हैं आपको और 3 लाल बोले दिख रही हैं। 3 हरी बोले हैं, 3 लाल बोले हैं। एक बॉल को बाहर निकाल लूँ तो हरी या लाल बॉल के बाहर आने की संभावना बिल्कुल सेम है, क्योंकि 3 ही हरी हैं 3 ही लाल हैं, दोनों में से कोई सी भी बाहर आ सकती है, हरी भी और लाल भी, बिल्कुल समप्रायिक हैं, ये समान संभावना है इनके घटित होने की। लेकिन
अब मान लो मैं बीच में 2 काली बॉलें और डाल दूं। अब मैंने क्या किया, 2 काली बॉलें और डाल दी। अब बिना देखे निकालना इनको। अब प्रायिकता सेम नहीं रही, अब समप्रायिक नहीं है क्योंकि इनकी संख्या घट बढ़ गई। क्लियर। समप्रायिक क्या है, जिनकी प्रायिकता सेम हो। जैसे अब 3 लाल हैं 3 ही हरी हैं, तो इनको बाहर निकालने की, एक बॉल को बाहर निकालने की प्रायिकता बिल्कुल सेम है, चाहे लाल बॉल बाहर आ जाए, चाहे हरी बॉल बाहर आ जाए। ऐसे ही सिक्के में हेड या टेल आने की प्रायिकता बिल्कुल सेम है। इनके घटित होने की संभावना जो है बिल्कुल समान है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ऐसे ही पासे को फेंकने पर 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, 4 का आना, 5 का आना, 6 का आना, इसकी प्रायिकता भी बिल्कुल सेम है। फेंकने पर 6 भी आ सकता है, उसी हिसाब से 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, बिल्कुल सेम प्रायिकता है। क्लियर। तो समप्रायिक घटनाएं वो होती हैं जिनके घटित होने की प्रायिकता बिल्कुल सेम होती है, उन्हें हम बोलते हैं समप्रायिक घटनाएं, जिनकी प्रायिकता सेम है। उसके बाद आता है मिश्र घटनाएं। मिश्र घटनाएं, मिश्र घटनाएं, मिश्र घटनाएं, कंपाउंड इवेंट्स। मिश्र घटनाएं, कंपाउंड इवेंट्स, ऐसी घटनाएं जो एक साथ घटित हों, ऐसी घटनाएं जो एक साथ घटित हों, उन्हें हम मिश्र घटनाएं कहते हैं। एक साथ घटित होने वाली घटनाएं मिश्र घटनाएं कहलाती हैं। एक साथ घटित हो सकें, ऐसी घटनाएं जो एक साथ घटित हो सकें, वो मिश्र घटनाएं कहलाती हैं। एक साथ घटित होने वाली घटनाएं जो होती हैं वो मिश्र घटना कहलाती है। जब 2 या 2 से अधिक घटनाएं एक साथ घटित हों, 2 या 2 से अधिक घटनाएं एक साथ घटित हो सकें, एक साथ घटित हों, तो उन घटनाओं को हम मिश्र घटनाएं कहते हैं। जैसे अब देखो आप, मैं ये पासा फेंकूं, सम अंक आने पर सिक्का उछालूं, सम अंक आने पर सिक्का उछालूं, तो ये बिल्कुल एक साथ हो सकता है। अब मैंने आपको कहा आपने पासा फेंकना है और पासे में अगर सम आ जाए तो सिक्का भी उछालना है, तो बिल्कुल ये एक साथ घटित हो सकता है। आपने पासा फेंका, सम आ गया तो आप सिक्का भी उछाल लेंगे, तो ये एक साथ घटित हो सकता है। तो ये मिश्र घटना है। ये जो घटना घटेगी कि सम आने पर सिक्के का उछालना मिश्र घटना है, दोनों एक साथ घटित हो सकता है। क्लियर। उसके बाद आता है प्रतिदर्श बिंदु। प्रतिदर्श बिंदु व प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श बिंदु व प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श बिंदु व प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श बिंदु व प्रतिदर्श समष्टि सैंपल पॉइंट एंड सैंपल स्पेस। सैंपल पॉइंट एंड सैंपल स्पेस, किसी अभिप्रयोग का प्रत्येक परिणाम जो होता है, किसी भी अभिप्रयोग का प्रत्येक परिणाम प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। किसी भी अभिप्रयोग का प्रत्येक परिणाम प्रतिदर्श बिंदु होता है। प्रत्येक परिणाम प्रतिदर्श बिंदु है। और जितने भी ये परिणाम आएंगे, प्रतिदर्श बिंदु आएंगे, उनका जो समुच्चय होगा, उनका समुच्चय, जितने भी परिणाम आएंगे उनका समुच्चय, समुच्चय लिखते टाइम हम मंझला ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो जितने भी परिणाम आएंगे उनको समुच्चय के रूप में अगर लिखा जाए तो फिर उसे हम प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। प्रत्येक परिणाम को समुच्चय के रूप में व्यक्त करना प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। जैसे देखो आप, 2 सिक्के हैं मेरे पास, फिर देख लें प्रतिदर्श बिंदु क्या है। किसी भी अभिप्रयोग का प्रत्येक परिणाम प्रतिदर्श बिंदु होता है। किसी भी अभिप्रयोग का प्रत्येक परिणाम प्रतिदर्श बिंदु होता है और उसे समुच्चय के रूप में व्यक्त करना प्रतिदर्श समष्टि होता है। जैसे 2 सिक्कों को उछालें, 2 सिक्कों को उछालें हम, 2 सिक्कों को उछालें
अब इसके प्रतिदर्श बिंदु बताएं। दो सिक्कों को उछालने के प्रतिदर्श बिंदु, दो सिक्कों को हमने उछाला और इसके प्रतिदर्श बिंदु देखें हम कौन कौन से इसके प्रतिदर्श बिंदु होंगे। दो सिक्कों को उछालने के प्रतिदर्श बिंदु। अब जैसे देखो, ये एक सिक्का है मेरे पास, ये एक सिक्का है, इसमें हेड आ गया। मान लो मैंने इसको उछाला, इसमें हेड आ गया। अब दूसरा सिक्का मैं उछालूं तो हो सकता है उसमें हेड आए और ये भी हो सकता है कि उसमें टेल आए। क्लियर। एक सिक्के को मैंने उछाला तो उसमें क्या हुआ, हेड आ गया। एक सिक्के को मैंने उछाला तो उसमें हेड आ गया, तो दूसरे सिक्के में हो सकता है टेल आए या हो सकता है हेड आए। तो पहले सिक्के में क्या आया, हेड। पहले सिक्के में क्या आ गया, हेड। अब दूसरा सिक्का उछालूं तो उसमें हेड भी आ सकता है। तो पहले सिक्के में क्या था, हेड, दूसरे सिक्के में हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। क्लियर। पहले सिक्के में हेड है, दूसरे सिक्के में हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। ऐसे ही मान लो पहले सिक्के में सपोज कि टेल आ जाता, पहले सिक्के में क्या आ जाता, टेल आ जाता। तो पहले सिक्के में आ जाता टेल, तो दूसरे में उसके साथ हेड भी आ सकता है, उसके टेल के साथ हेड भी आ सकता है और टेल के साथ टेल भी आ सकता है। क्लियर। फिर देख ले, पहले सिक्के को उछालूं, हेड आ गया। पहले सिक्के को उछालूं, हेड आ गया। दूसरे सिक्के को उछालने पर हेड के साथ हेड भी आ सकता है और हेड के साथ टेल भी आ सकता है। क्लियर। तो दो स्थिति बनी, पहले सिक्के में हेड ही रहे, दूसरे में हेड टेल हो सकता है, या फिर पहले में टेल हो जाता तो दूसरे में सेम वही हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। तो पहले के हेड के साथ दूसरे में हेड और टेल हो सकता है, पहले के टेल के साथ दूसरे में हेड और टेल हो सकता है। तो ये जो परिणाम आए हैं, हेड हेड आना, दोनों सिक्कों में हेड हेड आ सकता है। पहले में हेड दूसरे में टेल आ सकता है, पहले में टेल दूसरे में हेड आ सकता है, पहले में टेल दूसरे में भी टेल आ सकता है। तो ये परिणाम जो आया है, हेड हेड का आना, हेड टेल का आना, टेल हेड का आना, टेल टेल का आना, ये परिणाम होता है प्रतिदर्श बिंदु। जैसे हेड हेड का आना एक प्रतिदर्श बिंदु है, हेड टेल का आना भी एक प्रतिदर्श बिंदु है, टेल हेड का आना भी एक प्रतिदर्श बिंदु है और टेल टेल का आना भी एक प्रतिदर्श बिंदु है। तो ये प्रतिदर्श बिंदु है। अब प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, प्रतिदर्श समष्टि कैसे व्यक्त करेंगे हम लोग, प्रतिदर्श समष्टि। तो हेड हेड का आना, हेड टेल का आना, टेल हेड का आना, टेल टेल का आना, ये तो है प्रतिदर्श बिंदु। अब अगर इसे मैं इस तरह से समुच्चय के रूप में लिख दूं, हेड कोमा हेड, ये प्रतिदर्श बिंदु है। फिर मैंने अगला प्रतिदर्श बिंदु लिख दिया हेड कोमा टेल, फिर अगला प्रतिदर्श बिंदु टेल कोमा हेड, फिर अगला प्रतिदर्श बिंदु टेल कोमा टेल, और इसे समुच्चय के रूप में लिख दिया, ये समुच्चय बना दिया। तो ये प्रतिदर्श समष्टि बन गई। समुच्चय के रूप में लिखना प्रतिदर्श समष्टि होता है और प्रत्येक परिणाम जो है वो प्रतिदर्श बिंदु है। तो साथियों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने प्रायिकता से संबंधित सभी डेफिनेशंस की चर्चा की। कल हम प्रायिकता के सभी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हर क्रियाविधि के साथ आपको एक एक न्यूमेरिकल मैं करके दिखा दूंगा कि जैसे वो कहेगा 52 पत्तों में से, ताश के 52 पत्तों में से काला पत्ता आने की प्रायिकता क्या है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अधिकतम 7 अंक होने की प्रायिकता क्या है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कितनी स्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें 7 से कम योग बनेगा, कितनी स्थितियाँ ऐसी रहेंगी जिनमें 7 योग बनेगा। वो सारी स्थितियाँ हम लोग जो है वो कल डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल। तो साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, हमारा प्रयास अच्छा लगा है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कल का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।